हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है वो अव्यय भाव के सेकंड पार्ट के लिए है, जिसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में अव्यय भाव के जो 16 अर्थ थे उसमें से 8 अर्थों को समझा था उदाहरण के साथ में। आज हम समझेंगे बाकी के जो बचे हुए 8 अर्थ हैं उनको। तो ये है 8 नंबर का शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव मतलब शब्द मतलब वॉइस, आवाज़, और प्रादुर्भाव मतलब होता है पैदा होना। तो शब्द का पैदा होना, किसी भी वर्ड का उच्चारित होकर पैदा होना। तो इसमें कौन सा उपसर्ग आएगा? जब हम समस्त पद बनाएंगे तो इति उपसर्ग आएगा, और जो विग्रह में आएगा वो आएगा प्रादुर्भाव। तो किस तरीके से बनाएंगे? इति हरि, तो हरि शब्दस्य प्रादुर्भावः। इति भारतम, भारत शब्दस्य प्रादुर्भावः। यह इसमें षष्ठी विभक्ति लगेगी। क्यों लगेगी? हरि शब्द का प्रादुर्भाव, हरि शब्द का होना। हरि शब्द, भारत शब्द से प्रादुर्भाव, भारत शब्द का होना। तो का के की आ रही है, तो यहाँ पर विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और प्रादुर्भाव लगा हुआ है, क्योंकि शब्द प्रादुर्भाव अर्थ को हम समझ रहे हैं। जब समस्त पद बनाएंगे तो इसमें इति उपसर्ग का प्रयोग होता है। इसके बाद है पश्चात। पश्चात वाला जो अर्थ है उसका मतलब होता है बाद में या घटकर। इसके लिए अनु उपसर्ग लगाते हैं, क्योंकि अनु का मतलब भी, अनु जिन शब्दों के साथ जुड़कर बनता है उसका मतलब भी पश्चात मतलब कि फॉलोइंग में निकलता है। ठीक है, तो क्या बोले? अनुगंगम, तो उपसर्ग लगा अनु, तो अनुगंगम बन गया समस्त पद मिला के, और विसर्ग विग्रह करने के बाद पश्चात लगाएंगे। तो व्यंगायाः पश्चात, अनुरथम रथस्य पश्चात, अनुलोकम लोकस्य पश्चात। इसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया हुआ है, रथस्य लोकस्य के बाद में। ठीक है, तो अनुसरण करने के लिए या फॉलोइंग करने के लिए जो शब्द का प्रयोग है वो है पश्चात। और इसमें जितने भी अव्यय में ज़्यादातर उदाहरण आए हैं वो उपसर्ग के साथ में आए हैं। उन उपसर्ग की मीनिंग आपको पता हो तो समस्त पद को बनाने में और वो जो अर्थ है उसके साथ में कौन सा उपसर्ग लग रहा है उसको विग्रह बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है। बस थोड़ा सा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी कि कौन सा शब्द है और उसके लिए कौन सा उपसर्ग लगने वाला है। अब बात करेंगे 10th नंबर का यथा। ये एक ऐसा अर्थ है अव्यय भाव समास का जिसके 4 मीनिंग निकलते हैं। अभी तक तो हम एक एक मीनिंग देख रहे थे, जैसे पश्चात मतलब बाद में, शब्द प्रादुर्भाव अकेला अकेला, लेकिन यथा जो है वो 4। यथा मतलब होता है जैसा। तो यथा का कैसे कैसे प्रयोग हुआ? योग्यता के लिए प्रयोग हो रहा है, एक तो वीप्सा के लिए प्रयोग हो रहा है, अतिक्रमण ना करने के लिए प्रयोग हो रहा है, और सादृश्य के लिए प्रयोग हो रहा है। 4 अर्थों में प्रयोग है। सादृश्य मतलब कैसा? ऐसा। अतिक्रमण ना होना मतलब कि जितना आपके पास जो चीज़ आप उतना ही करें, जितनी शक्ति है, जितना धन है, जितना, तो उस हिसाब से आपको यथा का प्रयोग यहाँ पर करना है। योग्यता, जितना आपके अंदर, देखिए शक्ति और योग्यता में फ़र्क है। योग्यता मतलब आपके पास किस चीज़ की योग्यता है। योग्यता कई बार आपको कुछ आप अपने कौशल से प्राप्त करते हैं, कुछ चीज़ें आपके पास रहती ही हैं। अब जैसे आपकी हाइट यदि कम है तो वो बाई बर्थ कम है ना, उसके लिए आपने प्रयास नहीं किया, या हो सकता है जेनेटिकली हो तो कम है यदि, तो उसके हिसाब से ही आप काम करोगे। तो उस योग्यता के लिए यहाँ पर अनु का यथा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये 4 अर्थ हैं, इनके हम डिटेल में जो उदाहरण है वो समझते हैं। ये हैं इसके उदाहरण। सबसे पहले योग्यता में, तो योग्यता में कौन सा उपसर्ग लगेगा? अनु उपसर्ग लगेगा योग्यता बताने के लिए। तो अनुगुणम, अनुव्रतम, अनुरूपम, जो आप गुणानाम योग्यम, वृत्तस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम, ये एक एक वचन के हैं। और अनुगुण, गुण जो हैं वो एक नहीं बहुवचन के साथ में बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि आपको बहुत सारे गुणों के लिए यहाँ पे बताया हुआ है। तो अनुगुणम गुणानाम योग्यम, योग्यम जो शब्द है वो विग्रह में लगेगा, और अनु जो उपसर्ग है वो समस्त पद में लगेगा। विवत्सता का मतलब होता है रिपीटेशन, दोहराना। एक शब्द जब 2 बार आ जाता है तो वहाँ पर वीप्सा का अर्थ में यथा का प्रयोग होता है। तो इसमें क्या बोले? प्रति उपसर्ग लगता है। जैसे कि प्रत्यर्थम, तो अर्थम अर्थम प्रति इति, तो इसमें क्या बोले हैं? अर्थम अर्थम 2 बार आ गया ना, एकम एकम 2 बार आएगा, क्षण क्षण एकम। प्रति वाले जितने भी उदाहरण हैं वो इसी वाले कैटेगरी में आते हैं। प्रत्येकम, प्रत्यर्थम, प्रतिक्षणम, ठीक है, प्रतिजीवम, प्रतिजनम। तो इस तरीके के जितने भी प्रति वाले उदाहरण हैं वो सब वीप्सा में यथा के मीनिंग में आएंगे, और आपको उसका रिपीटेशन करके उसका विग्रह बनाना है। अर्थम अर्थम इति, प्रति प्रति मतलब एक एक। तो अर्थम अर्थम जब 2 बार लिख दिया तो इसका मतलब होता है कि इंडिविजुअल को लेके यहाँ बताया जा रहा है। तो अर्थम अर्थम इति, एकम एकम इति, और क्षणे क्षणे इति। ये भी बहुत ईजी है। बस आपको ये वीप्सा और ये इनको अनिकृतम, इससे बस आपको ये आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये इसके अंतर्गत है। अगर नहीं भी, अगर आपको दिमाग में ये रहता है कि वीप्सा का है, तो आप तो इतना याद रखो कि इति विग्रह में लगना है संज्ञा के बाद में, और प्रति जो उपसर्ग है वो समस्त पद में लगना है। अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य का मतलब क्या होता है?
शक्ति का अपना जो भी चीज़ आपके पास उसका अतिक्रमण नहीं करना, मतलब उसके बियॉन्ड जाके कोई चीज़ नहीं करना है। तो इसमें यथा उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है और अनतिक्रम में आपका समस्त विग्रह करेंगे जब आप समास का तब यूज़ होगा। तो यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम में, यथा मतिम मतिम अनतिक्रम में, यथाविधि विधिम अनतिक्रम और यथेष्टम इष्टम अनतिक्रम। यहाँ पर जो शब्द हैं वो प्रथमा विभक्ति एकवचन के लिए हुए हैं, पीछे अनतिक्रम, और जब आप समस्त पद बना रहे हैं तो यथा बनाएगा इसका, क्योंकि इसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो यथाशक्ति मतलब जितनी शक्ति है, ठीक है। अब जितनी शक्ति है जब आप उसको विग्रह करेंगे तो शक्ति अनतिक्रम मतलब अपनी शक्ति के बियॉन्ड जाके आपको काम नहीं करना, तो उसका मतलब अल्टीमेटली यथाशक्ति ही निकलेगा। तो इसीलिए इस तरीके से इसका विग्रह किया जाएगा। सादृश्य में क्या बताया है? समानता, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी बताने के लिए कौन सा अव्यय के साथ में प्रयोग किया गया? सा अव्यय का प्रयोग किया है। तो सा हरि, सा बंधु, सा विष्णु। अब जब हम इसको समस्त विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे तो सादृश्य का प्रयोग इसमें होता है। तो हरे सादृश्यम, बंधो सादृश्यम और विष्णु सादृश्यम। ये आपको पता होना चाहिए कि हरे कौन सा रूप है, बिंदु कौन सा रूप है, विष्णु कौन सा रूप। आप इतने टाइम से अगर आपने विभक्तियाँ याद की होंगी तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये इसका समानता किसके समान है ना, तो उसके लिए यहाँ पर ये वाला विग्रह किया जाएगा। तो इस तरीके से यथा वाले जो उदाहरण थे 4 वो हमने यहाँ पर कंप्लीट किए। ये चारों के चारे उसी के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं। ये आप इसलिए जब आपके लिए इंडिविजुअल क्वेश्चन आए 10 मार्क्स में यदि अव्ययी भाव समास के लिए, तो आपको लिखने में ये मैटर बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इससे एक अलग इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ आपको अच्छा नॉलेज है इस चीज़ का, तो इसीलिए ये मैंने बनाया है। बाकी अगर आप ये इसका कैटेगराइजेशन याद ना रख के सिंपल अगर एक समास के बारे में पूछा गया है या कहीं विग्रह, तो थोड़ा आपको लिखना है कि ये इसके अंतर्गत आए उसके अंदर, तब आपको सिंपल विग्रह लिखना है और समस्त पद बनाना है। लेकिन चूंकि अगर बेस हमारा क्लियर रहता है कि हमें पता होता है कि ये चीज़ इस तरीके से बनी थी, तो ईजी होता है, गलतियाँ कम होती हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर का आनुपूर्व। आनुपूर्व मतलब होता है क्रम से, मतलब कि एक सीक्वेंस से, एकदम से कोई चीज़ नहीं, एक क्रम जो होता है उसी क्रम से आगे बढ़ना। इसमें भी अनुपसर्ग लग रहा है और अनुपूर्व विग्रह में लग रहा है। अनु उपसर्ग का यहाँ पर मतलब और इसके पहले जो हमने अनुपसर्ग लगाया उसमें मतलब में दोनों में ये फ़र्क है कि यहाँ पर जब अनुपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पर जीवन से या उम्र की चीज़ें बताई जाएंगी। जैसे अनुवृद्धम वृद्धावस्था बताई, अनुवम युवावस्था बताया, अनुज्येष्ठम बड़े के लिए बताया, अनुकनिष्ठिकम छोटे के लिए बताया, मतलब एक क्रम बताया है आयु का, ठीक है। लेकिन हमने इसके पहले जो अनुपसर्ग पढ़ा था उसमें वो योग्यता बता रहे हैं आपको कि आपके पास क्या चीज़ है उसके अनुसार आपको काम करना है। तो अब जैसे यहाँ अनुवृद्धम हम को उस हिसाब से पढ़ें तो वृद्ध एक आपकी योग्यता नहीं है, आपने उसे कहीं से अर्जित नहीं किया है, वो एक क्रम से आपको प्राप्त हुई है, एक एजिंग के अकॉर्डिंग आपको प्राप्त हुई है। तो इसीलिए ये फ़र्क है मीनिंग दोनों में। लेकिन चूंकि एक उपसर्ग का प्रयोग कई जगह पर किया जाता है, इसीलिए ये ऐसा होता है कि यहाँ पर भी अनुपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, वहाँ पर भी बहुत उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि 22 ही उपसर्ग है। तो इसीलिए ये डिपिटेशन ऑफ उपसर्ग हो रहा है। लेकिन आपको जब समस्त पद आएगा तो उस समस्त पद को समझते हुए आपको बनाना है कि यहाँ पर कौन सा एप्रोप्रिएट विग्रह बनेगा, ठीक है। तो अनुवृद्धम में क्या है? वृद्धस्य आनुपूर्वम, वृद्धस्य अनुपूर्व मतलब वृद्धावस्था अनुपूर्व, एक क्रम से प्राप्त हुई है। अनु नहीं तो आपका मीनिंग बदल जाएगा और मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अनुयुवकम युवकानाम अनुपूर्वेण, अनुज्येष्ठम ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण और अनुकनिष्ठकम कनिष्ठ। अब जैसे यहाँ पर देखो वृद्ध से, ज्येष्ठ से और कनिष्ठ से ये षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पर युवका नाम जो है वो बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो युवका नाम अनुपूर्वण मतलब कि युवाओं के क्रम से, तो यहाँ पर इसको बहुवचन में लिया हुआ है, बाकी ये एक एक षष्ठी विभक्ति में लिया हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आएगा कि अनुपसर्ग यहाँ पे क्यों प्रयोग किया। योग पद्य नेक्स्ट है 12वां नंबर का योग पद्य। योग पद मतलब होता है एक साथ, साइमल्टेनियसली। इंग्लिश में अगर इसको बोलें तो बोलें साइमल, जैसे दो चीज़ें एक साथ हों तो उसे बोलते हैं साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे कौन सा अव्यय लगेगा? सह अव्यय लगेगा। और युगपद जो है वो विग्रह में प्रयोग होगा। सा चक्रम चक्रण युगपद, जो चक्र है वो एक साथ चल रहे हैं। सा जन्म, जो जन्म है वो एक साथ चल रहे हैं। सा मृत्यु, मृत्यु जो एक साथ चल रहे हैं। तो जन्म के साथ मृत्यु चल रही है, मृत्यु के साथ जन्म चल रहा है। तो इस तरीके से इसको योगपद के रूप में यहाँ पर बताया। तो युगपद और सचक्रण, सा लगाना है यहाँ पर समस्त पद में और युगपद लगाना है आपको विग्रह के में। सादृश्य, सादृश्य को क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं यहाँ पर। जैसे हमने सादृश्य का यथा के रूप में देखा, वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पे सा उपसर्ग लग रहा है, वहाँ पे भी सा उपसर्ग लगा है। तो सख्या सादृश्य, सा सखी सादृश्य, वो और ये एक जैसे ही है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। संपत्ति, संपत्ति के लिए मतलब क्या होता है? जो आपने अपनी योग्यता से कमाई है वो संपत्ति कहलाती है। आपने मेहनत करके अपने सामर्थ्य से जो प्राप्त किया वो संपत्ति होती है। और वैभव, समृद्धि किसे बोलते हैं? समृद्धि बोलते हैं उसे जो आपने मेहनत तो किया और मेहनत के साथ साथ में एक अलग से जो दैवी कृपा हुआ या कहीं से किसी ब्लेसिंग के थ्रू आपको जो मिलता है वो समृद्धि कहा जाता है। उसके लिए भी सा उपसर्ग लग रहा है यहाँ पर। और जो संपत्ति है वो विग्रह में आएगी। देखिए विग्रह से ही
भले उपसर्ग एक ही हो, लेकिन जब आप विग्रह कर रहे हैं तो अलग अलग शब्दों का प्रयोग आ रहा है। यहीं से ही उसका क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उस विग्रह वाले शब्द से ही उसका मीनिंग बदलेगा। अगर आप उपसर्ग भले एक जैसे हों, लेकिन उस शब्द का जो मीनिंग है वो कौन डिसाइड कर रहा है। एक उपसर्ग के 2, 4, 5 मीनिंग अलग अलग हैं, हमने उपसर्ग में पढ़े थे। लेकिन जब हम विग्रह कर रहे हैं, जब यहाँ पर हमने सा के साथ में संपत्ति लगाई है, हमने यहाँ में सा के साथ में सादृश्य लगाया है, तो ये यहाँ पर हमने यहाँ पर सा के साथ में युगपत लगाई। ये 3 सा के उदाहरण एक साथ हैं, आप देखिए लगातार। लेकिन दोनों के मतलब आप सा चक्रम में यदि सा सदृश्य बनाएंगे, चक्रम सा सदृश्य, क्या मीनिंग उसका निकल गया कि उसका मीनिंग ही बदल गया सा चक्रम का। ठीक है, तो इसीलिए हमको ये चीज़ ध्यान में रखनी, भले उपसर्ग एक जैसे ऊपर विग्रह करते समय शब्दों का प्रयोग अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग है क्योंकि उसका जो मीनिंग है वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो सा संपत्ति में क्या आएगा, संपत्ति में सा छत्रम, तो छत्राणाम संपत्ति, क्षत्रियों की संपत्ति, सा ज्ञानम ज्ञानेन सह, सा ब्रह्मम ब्रह्माणाम संपत्ति, सा गर्भम गर्भम से। अब यहाँ पे सह और संपत्ति में क्यों फर्क है वो मैं आपको बता देती हूँ। छत्राणाम मतलब क्षत्रियों की संपत्ति। संपत्ति एक ऐसी चीज़ जो दिखती है फिजिकली कि उन्होंने इतना कमाया है, उनके पास इतना है, पर ज्ञान नहीं दिखता, गर्व नहीं दिखता, स्वाभिमान नहीं दिखता, आपके गुण दिखते नहीं हैं, वो आपके साथ हैं, इसीलिए यहाँ पर सह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो सा छत्रम छत्राणाम संपत्ति, सा ज्ञानम, तो ज्ञानेन से, ज्ञान के साथ। तो देखिए कौन सी विभक्ति आ गई, छत्राणाम यहाँ पे बहुवचन आ गया, ब्राह्मणाम यहाँ बहुवचन आ गया, पर गर्वेण से यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ गई। तो ये चीज़ें विभक्ति के साथ में, उसके मीनिंग के साथ में, और कौन सी एकदम सभी चीज़ मिलके कंसाइज फॉर्म में उसका मीनिंग, अलग अलग चीज़ों को जब हम कंसाइज फॉर्म में करें तब एक जाके मीनिंग निकलता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पर भी आप कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं व्याकरण में। किसी भी भाषा की व्याकरण बहुत नियमबद्ध होती है और आप उसमें अपनी मर्जी से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ के लिए एक न एक रूल है, उस रूल के हिसाब से ही आपको चलना है। तो इसीलिए हमको वैसे ही इसको लर्न करना है। तो भले सा उपसर्ग एक जैसे दिख रहे हो, पर विग्रह करते समय उनका मतलब अलग अलग निकल रहा है, इसीलिए आपको वैसे ही इसको लर्न करना है। नेक्स्ट है साकल्य। साकल्य मतलब क्या होता है, संपूर्णता। संपूर्णता में भी सह अव्यय का, देखिए यहाँ पे भी सा का प्रयोग, तो सा के प्रयोग देख आप एक बार में ना सा के प्रयोग को अलग अलग लिख लीजिएगा, फिर आप उनको गौर से ऑब्जर्व करिएगा कि कितना फर्क आ रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी सह का प्रयोग होता है, और जब हम विग्रह करेंगे तो क्या बोले, अपरितज। अपरितज का मतलब होता है कि इसको छोड़ना नहीं है, इसको साथ में लेना है। ठीक है, तो कहीं पर सह का प्रयोग है, कहीं पर अपरितज का प्रयोग है। जैसे कि वहाँ पर कहीं पर सह का प्रयोग, कहीं पर संपत्ति का प्रयोग था। तो सा तृण मतलब तृण भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, सा फल्गु फल्गुनाम सह, सा संतनिकाम संतनिकायस है। तो संतनिका मतलब होता है मलाई, फल्गु एक उसका फ्रूट का नेम है। इस तरीके से इसमें ये विग्रह बन जाते हैं। ठीक है, सा फल्गु मतलब फल्गु को भी साथ में ले लो, इस फ्रूट को भी साथ में ले लो। सा संतनिका मलाई के साथ में दूध को ले लीजिए। सा तृणा मतलब तृणावपी न, उसको भी नहीं छोड़ना है, इस तरीके से बनाया है। ठीक है, देखिए सातड़म जब हम बोलते हैं ना एक तिनका भी नहीं छोड़ेंगे, एक इतनी सी चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे, उस परिप्रेक्ष्य में इसको बताया। इसलिए यहाँ पे आप ऐसा लिखेंगे, यदि तृणम सह, तृणम सह का मतलब होता है आपको बस वो उस तृणों के साथ भी ले लो। एक देखिए आप स्वयं इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए, हम 2 वाक्य बोल रहे हैं, एक हमने बोला सा तृणम और एक हम बोला तृणम अपि न परित्यज्य, एक तिनका भी नहीं छोड़ना है वहाँ पर, तब आपने बोला उस बात को, और तिनकों के साथ उसको ले लो, एक आपने ये वाक्य बोला। दोनों के अर्थ में मुझे लगता है कि आप इतने मैच्योर होंगे कि समझ सकते हैं कि दोनों के अर्थ में कितना फ़र्क है, और उसी अर्थ को, उसी फ़र्क को बताने के लिए, उसी वेटेज ऑफ द मीनिंग को बताने के लिए सेंटेंस के यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। कि यहाँ पर क्यों अपरितज लगाया गया, मुझे लगता है आपको इसका आंसर समझ में आ गया कि यहाँ पर अपरितज क्यों और यहाँ पर सह क्यों। किसी को साथ में लेना और किसी को बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, इन दोनों में बहुत फ़र्क हो जाता है। ठीक है, अंत, अंत मतलब होता है पर्यंत और तप, तो इसमें सह उपसर्ग, इसमें भी सा का उपसर्ग लग रहा है। सा के उपसर्ग वाले कम से कम 6-7 हो चुके हैं। तो सा अग्नि, अग्नि पर्यंतम, समास पर्यंतम, सा समासा। ठीक है, तो कहाँ तक, समास तक, अग्नि तक, इस तरीके के इसमें उपसर्ग में सह के साथ में बनाए हुए हैं। तो आप सभी सा वाले उपसर्ग को अच्छे से समझ के उनको प्रैक्टिस करेंगे तो ईजीली आ जाएगा। अव्यय के 16 अर्थों के जो उदाहरण थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, सूत्र जो संस्कृत का था, वो आपको मैंने इसमें बना दिए हैं। आप लोग अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिएगा। उपसर्ग आपको ध्यान रखना है और विग्रह का शब्द ध्यान रखना है। तो मुझे लगता है सर मैंने 25-30 उदाहरण तो इसमें बता ही दिए हैं आप लोगों के लिए, तो आप आराम से प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाते हैं क्वेश्चन और इजीली बन जाते हैं। अब कुछ और जो सूत्र लिखे थे उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। अव्यय भावे चा काले में क्या बताया है, वहाँ पर काल के बारे में जब बताया, जैसे कि हमने ज्येष्ठस्य वाला, सा अनुज्येष्ठस्य, सा ज्येष्ठस्य, ये जो अनुज्येष्ठस्य पढ़ा वो क्यों बताया, क्योंकि वहाँ कालवाचक है। ज्येष्ठ जो शब्द आ रहा है वो समय को बता रहा है, किसी का बड़ा होना उसके समय को बता रहा है।
कि वो बड़ा है, तो इसीलिए वहाँ पर साजेस्ट नहीं हो सकता है, अनुपूर्ण ही लगेगा। ये इन्होंने आपका क्लियर कर दिया कि अव्ययी भाव में जब अकाल का प्रयोग होगा तो ये चीज़ नहीं होगी, तो हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। प्रथमा निर्देशक समास उपसर्जन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रथमा विभक्ति के साथ में जो भी शब्द आता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। तो हरि यहाँ पहला शब्द है, उसके साथ में अधि जुड़ा हुआ, तो इसकी उपसर्जन संज्ञा हो गई। दूसरा सूत्र है उपसर्जन पूर्वम, जो उपसर्जन होगा वो पूर्व पद के रूप में प्रयोग होगा, तो उपसर्जन क्या हुआ, अधि हुआ इस सूत्र के हिसाब से, तो इसीलिए उसका प्रयोग पहले हो जाएगा। तो ये कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हरि पहले आएंगे या अधि पहले आएंगे, हरि के पहले अधि ही आएगा क्योंकि वो उपसर्जन है। फिर ना अविभावाद अतो अहम तो अमपि चाभ्यम तृतीया सप्तमो बहुलम, तो यहाँ पर इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि तृतीया और सप्तमी में अम आदेश होता है, पंचमी विभक्ति में नहीं होता है। पहली चीज़। सुप प्रत्यय जो लगाते हैं वहाँ पर अव्यय का माँ लगता है। दूसरी चीज़, इनके आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, मीनिंग लिख दिया है मैंने, आप लोग इसको देख के लिख के और पढ़ सकते हैं एक बार कि बस इसका मतलब ये होता है। बाकी जो मेन चीज़ है वो हमको याद करनी है, इनके जो ये 16 के 16 मीनिंग है। तो इसमें हमने ये पूरे 16 अंत्यवचनेषु तक, अंत तक के हमने यहाँ पर कर लिए हैं। बाकी ये वाले जो सूत्र थे वो मैंने लास्ट में बता दिए हैं आप लोगों के लिए। आप इस अव्ययी भाव समास को बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप इसको इतने अच्छे से लर्न करिएगा कि आप एग्ज़ाम में इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तब भी आप इसको अच्छे से कर पाएँ, बहुत अच्छे से कर पाएँ। पूरा प्रॉपर डेफिनेशन लिखिए, इसका पूरे सूत्र लिखिए, आप उसको फिर एक 1 by 1 पॉइंट बाई पॉइंट 16 उनको समझाइएगा। डेफिनेटली यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। और यदि किसी सूत्र को अंडरलाइन करके समास पूछा जा रहा है तब आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर आपसे किसी चीज़ को सुधार करने के लिए पूछा जा रहा है कि जो गलत चीज़ लिखी हुई उसको सुधारना है, तब भी आप इसके लिए इसका ज़रूरत हो सकती है। तो अव्ययी भाव समास के लिए बस आपको अव्यय, उपसर्ग, विग्रह में कौन सा शब्द आएगा, 16 शब्द ये वाले, इनके उदाहरण, इतना चीज़ आपको दिमाग में रखना है। इससे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अव्ययी भाव समास कंप्लीट होता है। मैंने 2 पार्ट में इसको बनाया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट तत्पुरुष समास, जिसके अंतर्गत कर्मधारय समास और द्विगु समास भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा समास ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना और आप लोग इसमें जो भी मैं कोशिश कर रही हूँ उसमें मेरा सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।